हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग मास्टर कैडर सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 कंडक्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। उसकी पूरी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने स्टडी की थी। लेक्चर नंबर 2 में मैं यूएनओ के जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट उसके बेसिकली 6 ऑर्गन्स थे, जिसमें से एक सस्पेंड हो गया था। बाकी पांचों ऑर्गन्स, पांचों पार्ट मैं आप लोगों के साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इससे अगले तीसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूएनओ की चाइल्ड एजेंसीज, सभी की सभी एजेंसीज, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके प्रेसिडेंट और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो आज का लेक्चर बहुत डायनेमिक रहने वाला है। इस लेक्चर के एंड तक मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहना। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर नए आए हों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टाइम हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। एक इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट्स, अगर आपने सावल क्लासेस के स्पेशल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको जरूर ज्वाइन करो। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप व्हाट्सएप में अपना नाम लिखो। नाम लिखने के बाद सब्जेक्ट का नाम लिख देना सोशल स्टडी, और इस मैसेज को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9569366100। दीपक सर, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड करूंगा जहां आपके पेपर तक आपको पूरी जानकारियां मिलेगी। आप अपना नाम इस तरीके से लिखना कि मुझे पता चल जाए कि ये नंबर बॉयज ग्रुप में ऐड होना है या गर्ल्स ग्रुप में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो स्टूडेंट्स, हमने यूएनओ के बारे में पढ़ लिया था। आज उसकी पांचों ऑर्गन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो उसका ऑर्गन है, जो सबसे पहला जो पार्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सुंदर सा नाम लिख दो, इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक रहेगा। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसे बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा भी कहा जाता है। पंजाबी और हिंदी के अंदर इसको महासभा कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर आप देखो तो उसे जनरल असेंबली भी आप बोल सकते हो, या आप इसे असेंबली जनरल भी बोल सकते हो, या आप लोग इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी बोल सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग नाम से भी इस ऑर्गन को जाना जाता है। आप इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट, असेंबली जनरल, जनरल असेंबली के रूप से भी आप लोग इसको जानते हो। तो अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में हम लोग सभी पॉइंट्स एक एक करके नोट डाउन करते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ यूएन। यूएन के बेसिकली 6 ऑर्गन्स थे, जिसमें से एक सस्पेंड हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो 5 ही बचे हैं अब जो काम करते हैं। तो यूएनजीए इज वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ यूएन। ये एक इकलौती ऐसी बॉडी है यूएन की जहां सभी देशों को, वेयर ऑल कंट्रीज, जहां सभी देशों को इक्वल राइट है, बराबर अधिकार है। मतलब एक कंट्री एक वोट है। जो वोट की वैल्यू अमेरिका की है वही वोट की वैल्यू भूटान की है। सो ऑल कंट्रीज हैव इक्वल राइट्स। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बेसिकली एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो पूरी नीतियां बनाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हम लोगों ने किस नीतियों पे चलाना है, या दुनिया के अंदर कौन सी नीतियां लागू करनी है ताकि पीस और सिक्योरिटी पूरी दुनिया के अंदर रहे। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली भी जो है ये यूएन के पूरे बजट को भी ओवरसी करती है। मतलब यूएन का जितने भी डिफरेंट काम है, उसके जो ऑपरेशन करते हैं ये, ठीक है, उस पे जो खर्चा आना है उस बजट को भी डिसाइड किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा।
यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है ये वोट डालकर अपॉइंट भी करती है अपने सेक्रेटरी जनरल को। जो है एंटोनियो ग्विटर है ना, अभी आप लोग जानते हो। तो सेक्रेटरी जनरल जो मुखिया होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो भी इसी असेंबली के द्वारा वोट डालकर अपॉइंट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर तरह की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है जो अलग अलग तरह की चाइल्ड एजेंसीज द्वारा तैयार की जाती है। यूएनओ की जो डिफरेंट चाइल्ड एजेंसीज हैं वो जिन रिपोर्ट्स को तैयार करती है वो सभी रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। ये रिकमेंडेशन देने का काम भी करती है। सो इट मेक रिकमेंडेशन कि कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, हर प्रकार की रिकमेंडेशन देना, एडवाइस देना, ये भी यूएनजीए का काम है। ठीक है, तो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही सन 1945 ईस्वी के अंदर ही इसका गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो अलग हैं, पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो हेड होते हैं वो अलग हैं। उनका नाम है TIJANI मोहम्मद MUHAMMADBANDE। तो ये जो है ये हेड है इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। राइट स्टूडेंट, ये नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। अगला पॉइंट आप लोग लिखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जर्नली जो है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने के बीच में हेल्ड की जाती है। सितंबर टू दिसंबर, जहां धरती के सारे देश उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सबसे पहला सत्र, जिसे सबसे पहला सेशन कहा जाता है, इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के पहले सत्र का जो पहला सत्र था वो कब लगा था, वो आप बताओगे। वो 10 जनवरी 1946 ईस्वी के अंदर लगा था और वो इंग्लैंड में लगा था साथ में। ठीक है, उसे हम लोग सेंट्रल हॉल बोलते हैं, लंदन का सेंट्रल हॉल ऑफ लंदन के अंदर इसका सबसे पहला सत्र जो है लगाया गया था और इसमें 51 देशों ने ही पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर दूसरा सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में कंडक्ट किया गया और तीसरा सत्र जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में कंडक्ट किया गया। अब इसके सारे सत्र जो है वो अमेरिका में ही लगते हैं, पर क्योंकि शुरू में ये पार्ट शुरू हुआ था तो इसकी पॉलिसीज बनने का काम जो है वो जोरों पर था। ठीक है, तो आप सब पॉइंट नोट डाउन करते जा रहे हो। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 5 वर्किंग जो ऑर्गन्स हैं उसमें से पहला सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यूएनजीए है, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक होती है तो उस बैठक के अंदर 1 साल का बजट क्या होगा यूएनओ का, ये डिसाइड किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर शांति कैसे मेंटेन की जाएगी, उसके लिए क्या काम किए जाएंगे, वो डिसाइड किया जाता है। कई प्रकार के इलेक्शंस होते हैं ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड जो है वो इलेक्ट किए जा सके। किसी नए देश को अगर ऐड करना हो उसके लिए भी वोट किए जा सकते हैं। किसी मेंबर कंट्री को अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए भी वोट किए जा सकते हैं। इन सब कामों के लिए जो 193 कंट्रीज वहां बैठते हैं उनके 60.66% वोट फेवर में पड़ने जरूरी हैं, बल्कि ऑल अदर जो माइनर डिसीजन होते हैं उनके लिए 51% या 50% से ज्यादा की वोटिंग ही रिक्वायर्ड है। तो धरती के जितने मेजर ऑपरेशन है जिनसे कि एक वाइड स्प्रेड चेंज आता है उसके लिए 66.66% वोटिंग है, जो कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी। बल्कि अदर ऑफिशियल काम जो है यूएन के, उन्हें पास करने के लिए 50% से ज्यादा वोट की जरूरत होती है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ की महाबैठक होती है तो इस साल या पिछले साल कौन सी हुई है। सो 74वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑलरेडी हेल्ड हो चुकी है, 75वीं अभी इस साल होगी। 74वीं जो महासभा थी वो 24 सितंबर 2019 को स्टार्ट
होगी थी। इस तारीख को स्टार्ट हुई थी और इस बार का ये मतलब आज से लगभग 4 महीने पहले। और इस बार का सबसे मेन एजेंडा जो यूएन में था वो भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन थी, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच की टेंशन थी, वो सऊदी अरब का जो ऑयल टैंक जो उसका डिस्प्यूट था वो था। तो इस बार इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर इन 3 मैटर्स को खास तौर पे रखा गया था। आपको मालूम होगा कि 74वीं महासभा के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाषण दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी वहां भाषण देने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये इतना हो गया, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक, लगभग धरती के सारे रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज यूएन के मेंबर हैं, बट स्टिल मैं आपके सामने कुछ 3 देशों के नाम लिखता हूं जिनके नाम आपने सुने होंगे, वो यूएनओ के मेंबर नहीं है। जैसे पैलेस्टाइन, ये यूएनओ का मेंबर नहीं है। वेटिकन सिटी, ये भी यूएनओ का मेंबर नहीं है। और ताइवान, ये भी यूएन के मेंबर नहीं है। ये 3 कंट्रीज अभी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ने रिकॉग्नाइज्ड नहीं किए हैं, ये तीनों यूएनओ के पार्ट नहीं है। इससे अलग जो नॉर्थ कोरिया है वो यूएनओ का मेंबर है, और साउथ कोरिया जो है ये भी यूएनओ का मेंबर है। ये दोनों की मेंबरशिप कब ली गई थी? 1991 के अंदर ये दोनों कंट्रीज ने अपनी मेंबरशिप ली थी। तो ये आपके 5 ऑर्गन्स में से सबसे पहला ऑर्गन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। उम्मीद करता हूं सबसे पहला पार्ट आज के टॉपिक का आप सबको क्लियर हो गया है। अब दूसरा पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि सोशल स्टडी के ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और क्लासरूम बैच भी कल मंगलवार से शुरू करने हम लोग जा रहे हैं। ऑनलाइन बैच के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के किसी भी 2 सब्जेक्ट को आपने चूज करना होता है। ऑनलाइन बैच की फीस 7000 रुपीज है आप लोगों की। टोटल फीस जब तक आपका पेपर नहीं होता टिल एग्जाम, पूरी की पूरी सोशल स्टडी के कोई भी 2 सब्जेक्ट आप इसमें से कर लो, 7000 इसकी टोटल फीस रहेगी। अगर आप अबोहर आना चाहो तो क्लासरूम बैच की फीस आपकी 8000 रुपीज है टिल एग्जाम तक। क्लासरूम बैच आपका लगभग 2 महीने प्लस चलेगा और ऑनलाइन बैच अप्रोक्सीमेट 3 महीने चलेगा। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9569366100 के ऊपर मिलेगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे दूसरे ऑर्गन की तरफ। तो यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला ऑर्गन आप लोगों ने, पहला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। दूसरा पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसे यूएनएससी के रूप से जाना जाता है। अब इसके बारे में आप लोग लिखते जाओ। आपने सुना होगा ना कि 5 देशों के पास वीटो पावर है, ये है वो है, तो वो सब इसी से रिलेटेड है सारा। ठीक है, यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, या इसे सिर्फ सुरक्षा परिषद के रूप से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का गठन यूएनओ के साथ ही 1945 ईस्वी के अंदर किया गया था। इसके 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, जिसे स्थायी सदस्य कहा जाता है। वो तो रहेंगे ही रहेंगे, पर उनके साथ 10 होते हैं टेम्परेरी मेंबर, जिन्हें 2 सालों के लिए ही चुना जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक बात क्लियर होगी कि सुरक्षा परिषद 15 देशों से मिलकर बनती है। यूएनजीए में तो सारे के सारे थे 193 के 193, बल्कि यूएनएससी में 15 देशों का समूह है, 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये जो अस्थायी सदस्य है ये सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं और फिर हर 2-2 साल के बाद उनकी टर्म चेंज हो जाती है, कोई और आ जाता है। बल्कि ये 5 सदस्य परमानेंट होते हैं।
ये कभी भी चेंज नहीं होते। अब ये कौन कौन से देश हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जो परमानेंट मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के, उनके नाम हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, और चाइना, फ्रांस और रशिया। ये जो देश हैं स्टूडेंट, ये पांचों के पांचों कंट्रीज के पास है क्या, परमानेंट सदस्यता, और इन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून बनाने के अंदर वीटो पावर का अधिकार है। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा के अंदर वीटो का मतलब होता है आई फोरबिड, मैं मना करता हूं, या आप कह सकते हो आई डिसमिस, मैं इसे पसंद नहीं करता। वीटो इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये लैटिन का शब्द है, इंग्लिश में इसको लिया गया है, जिसका मतलब है आई फोरबिड। मतलब कोई भी जब अंतरराष्ट्रीय कानून बनता है सिक्योरिटी और पीस को लेकर, ये 5 देश उसमें वोट डालते हैं। अगर पांचों हाँ करेंगे तभी वो काम होता है। अगर एक भी जना मना कर दे तो वो कानून लागू पूरी धरती पर नहीं होता। इसी पावर को इनको वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो 10 देश हैं वो 10 इसके टेम्परेरी मेंबर हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं जो एट प्रेजेंट अभी हैं? उनका नाम है नाइजर, टूनिशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया, इस्टोनिया, सेंट विंसेंट, डोमिनिका, बेल्जियम और जर्मनी। तो ये जो देश हैं स्टूडेंट्स, ये इसके एट प्रेजेंट टेम्परेरी कंट्रीज हैं जो 2-2 साल के लिए चेंज होते हैं। ठीक है, और ये सारे कौन से हैं? ये इसके सारे के सारे परमानेंट मेंबर्स हैं। सो परमानेंट मेंबर आप लोगों ने देख लिए और टेम्परेरी मेंबर भी आप लोगों ने देख लिए। टेम्परेरी मेंबर कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए। और ये धरती के सभी अलग अलग रीजन में से उठाए जाते हैं, जैसे यूरोप में से, एशिया में से, अफ्रीका में से, लैटिन अमेरिका में से, हर जगह से इनको उठाया गया है। ये अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय कानून बनाना हो, ये 10 देश इन्हें सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। ये यहाँ पर एडवाइस देने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, कि जी हमारे रीजन में ये चीज है, इस पर आप ये काम कर सकते हो या ये ना करो। ये दे कैन गिव एडवाइस ताकि एक बेटर पॉलिसीज का निर्माण किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगला पॉइंट। अब इसे क्यों बनाया गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्यों बनाया गया? इसका पहला कारण है दुनिया में शांति रखना, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना, पूरी धरती पर शांति छाए रहे। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की तरह फिर से युद्ध ना स्टार्ट हो जाए। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में सुरक्षा को मेंटेन रखना। और इससे अलग ये एडवाइस करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि आप नए मेंबर को एक्सेप्ट करो या ना करो। मान लो कोई नया देश है, अगर वो यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है तो यूएनएससी यूएनजीए को बताएगा कि आप इस नए कंट्री को एक्सेप्ट करो या ना करो। ठीक है, जो यूएनएससी जो है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है ना, जिसे चार्टर कहा जाता है, अगर उस चार्टर में किसी भी प्रकार का चेंज करना हो, कोई बदलाव करना हो, तो ये उसे भी अप्रूव करेगा, उसे भी अप्रूव करेगा। अगर चार्टर में कोई बदलाव करना हो, उसे भी अप्रूव करने का काम ये इसका क्या है? फंक्शन है। और यूएनएससी धरती पर पीस कीपिंग वर्क को परफॉर्म करता है। पीस कीपिंग, जैसे मान लो किसी देश में इंटरनल गृह युद्ध चल रहा है या किन्हीं 2 देशों का आपस में झगड़ा चल रहा है, तो वो दोनों शांति से कैसे रहें, वहां पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाना। दुनिया के 15 देशों की सेनाओं को इकट्ठा करके उन 2 देशों में भेजा जाता है ताकि वहां शांति मेंटेन की जा सके। और अगर धरती पर कहीं भी कोई भी मिलिट्री एक्शन लेना हो तो उसे अप्रूव करता है ये।
अगर मिलिट्री एक्शन कोई करना हो तो उसे अप्रूव करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सबसे पहला सत्र, जो सबसे पहला सेशन था, वो 17 जनवरी सन 1946 ईस्वी के अंदर हेल्ड हुआ था। आज तक ऐसे पीस कीपिंग ऑपरेशन कुवैत, नाम्बिया, कंबोडिया, बोस्निया, रवांडा, सोमालिया, सूडान और रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर ऑलरेडी इनके द्वारा चलाए जा चुके हैं। ठीक है, इसका ऑफिस भी कहाँ है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ही है। ठीक, सो जो अब भारत इसका परमानेंट मेंबर तो नहीं है, पर भारत जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे, 7 बार टेम्परेरी मेंबर रह चुका है। 7 बार टेम्परेरी मेंबर रह चुका है, और 2-2 साल के लिए रहते हैं ना, तो 7 बार रह चुका है। तो इसका मतलब भारत ने 14 साल तक एज ए अस्थायी मेंबर के रूप में कार्य किया है सुरक्षा परिषद के अंदर। ये 7 बार कब थे वो हम देख लेते हैं। 1950 से 51, ठीक है, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 1992 और 2011 से 2012। ये 7 बार, ये टोटल 7 डिफरेंट टाइम्स जो है भारत टेम्परेरी मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, अभी 2 पॉइंट इसके अंदर और नोट डाउन करेंगे हम लोग कि वीटो पावर, मैंने बताया था ना, इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब मना कर देना। ये वीटो आज तक चाइना ने लगाया है 6 बार, और ये वीटो पावर फ्रांस ने लगाई है 18 बार, यूएसएसआर रशिया ने लगाई है 123 बार, यूनाइटेड किंगडम ने लगाई है 32 बार, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने लगाई है 82 बार। ये वीटो पावर आज तक कौन कौन सा देश कितनी बार लगा चुका है, इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट पॉइंट इस दूसरे ऑर्गन का आप लोग नोट डाउन करोगे, वो क्या पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चैम्बर है न्यूयॉर्क सिटी में, उसे नॉर्वेन रूम भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्वेन रूम, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्वेन रूम। ठीक है जी, तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा ऑर्गन। तो दूसरे ऑर्गन को भी आप लोगों ने स्टडी कर लिया अच्छे से। अब हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछते होते हैं कि सर अगर हमारा पेपर पहले हो गया तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब भी पेपर आएगा तो कम से कम हमें 45 दिन का तो मिनिमम टाइम मिलेगा ना, हम लोग फिर भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और अगर पेपर लेट होता है तो फिर आराम से 2.5-3 महीने तक अपना बैच चलेगा। ठीक है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं हम लोग। इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तो इसकी फुल फॉर्म लिखो। ये यूएनओ का तीसरा ऑर्गन है। इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप से जाना जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे ICJ कहा जाता है। और इसका एक और नाम भी है, इसे हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के रूप से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का गठन यूएनओ के साथ ही 1945 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो आप बताओगे ये पीस पैलेस द हेग सिटी, नीदरलैंड में है। जैसे भारत में है ना सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार आप समझ लो ये पूरी धरती की सबसे बड़ी कोर्ट है। और इसमें कोई केस मेरे जैसा
या कोई और व्यक्ति नहीं जा सकता कि जी हमारी ट्राली पलट गई या इसका ये काम हो गया या ये काम हो गया, इसके खेत में कब्जा हो गया। ऐसे केस यहाँ नहीं जाते। यहाँ कोई देश ही अपने केस लेके जा सकता है। अभी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मान लो जम्मू कश्मीर का मैटर है, या भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी थोड़े टाइम पहले कुलभूषण यादव का मैटर था, साउथ चाइना सी को लेकर कई देशों के अंदर विवाद है ना। तो ऐसे देश ही मतलब इस तरह के मैटर ही आप वहां लेके जा सकते हो। तो ये है कहाँ? पीस पैलेस द हेग, नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, आज जो मैं आपको 5 ऑर्गन पढ़ाने जा रहा हूं यूएनओ के, 5 ही काम कर रहे हैं और 5 ही हम लोग आज पढ़ लेंगे। उन 5 में से ये सिर्फ एक ही है जो अमेरिका से बाहर बना हुआ है, जो न्यूयॉर्क सिटी से बाहर बना हुआ है। बाकी चारों आपको वहीं मिलेंगे, सिर्फ ये इकलौता वहां से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, धरती के सारे देश 193 के 193 देश जो यूएनओ के मेंबर हैं, वो सारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी मेंबर होते हैं। यहाँ जो टोटल जज होते हैं वो कितने होते हैं? 15, और इनकी जो टर्म होती है वो कितने साल की होती है? 9 साल की। तो यहाँ टोटल 15 जज होते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करते हैं, और हर जज की टर्म कितने साल की होती है? 9 साल की। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सबसे पहली तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ? द हेग सिटी, नीदरलैंड में। कितने देश मेंबर है? 193। इसमें टोटल कितने जज होते हैं? 15। हर जज की टर्म कितनी है? 9 साल। अभी एट प्रेजेंट जो वहां का चीफ जस्टिस आप जिसे कह सकते हो, वैसे बेसिकली करेक्ट टर्म उसकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल कावी यूसुफ, ये वहां के प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनका नाम है ज्यू हैनकिन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का नाम खास तौर पे आप याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी याद करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करती है? डिस्प्यूट को सेटल करती है बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन कंट्रीज, और ये एडवाइजरी ओपिनियन देने का भी काम करती है। तो आप कह सकते हो कि ये सर्व करती है, इट सर्व, ये काम करती है, इट सर्व एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय नियम। जो अंतरराष्ट्रीय नियम होते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं, उनके सोर्स के तौर पे ये काम करती है। अब जैसे यूएनओ बना था लीग ऑफ नेशन को बंद होने के बाद, उसी प्रकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बनी है PCIJ से, जिसे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कहा जाता था। तो इसके बाद इसको बनाया गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के बाद इसको बनाया गया है ICJ को। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि इसके जो 15 जज हैं, जो यहाँ 15 जज फैसला सुनाते हैं, पूरी धरती को वो मानना पड़ता है फैसला, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति दोनों संस्थाओं ने करनी होती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी। इससे पहले आपने पढ़ लिए ना, यहाँ वोटिंग होएगी और वोटिंग करके ही इन 15 जजों को इस प्रकार अपॉइंट किया जाता है। जब भी यहाँ कोई केस जाता है, कोई भी 2 देश वहां जाके लड़ें, उनकी जो ऑफिशियल भाषा होती है इस कोर्ट की जो ऑफिशियल भाषा है वो है इंग्लिश और वो है फ्रेंच। इंग्लिश भाषा और फ्रेंच भाषा ऑफिशियल भाषा होती है इसकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बड़ा कॉमन है आ सकता है कि भारत के कितने व्यक्ति यहाँ पर जो है वो जज रहे हैं, इंडियन जज? तो हेडिंग दे दो, ऐसे 4 ही हैं भारत के जज जिन्होंने अपनी सेवाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दी हैं। सबसे पहले नंबर पे है जस्टिस दलवीर भंडारी, ये तो अभी एट प्रेजेंट है, वहां पर वर्तमान समय में है। ये 27/4/2012 से है, वहां कंटिन्यू है। ठीक है, ये याद रखना, दलवीर भंडारी। दूसरे नंबर पे
रघुनंदन स्वरूप, रघुनंदन स्वरूप, ये 1989 से लेकर 1991 तक यहाँ रहे थे। और तीसरे नंबर पे है नगेंद्र सिंह, तीसरे नंबर पर है नागेंद्र सिंह, जो 1973 से लेकर 1988 तक यहाँ रहे। और चौथे और लास्ट जो है सर बेनगल राव, ये 1952 से लेकर 1953 तक रहे। तो आप कह सकते हो स्टूडेंट्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंतरराष्ट्रीय कोर्ट बनाई गई है जिसे आईसीजे कहा जाता है, उसमें भारत के 4 जजों ने अपनी सेवाएं दी है। चारों जजों के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी अभी थोड़े टाइम पहले कुलभूषण यादव का केस था, ये आप लोग याद रखना, इसको मैं स्टार बना देता हूं यहाँ पे। अभी पाकिस्तान ने थोड़े टाइम पहले क्या किया था, भारत के एक व्यापारी जिनका नाम है कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था मार्च 2016 में। और ये आरोप लगा दिए थे कि ये एक भारतीय जासूस है जो कि पाकिस्तान के लिए खतरा है, और उनकी आर्मी कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुना दी। भारत इसका केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया और केस वहां लड़ा गया। ये केस जो है पिछले साल फरवरी 2019 में वहां लड़ा गया, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत की तरफ से जो वकील वहां गए थे उनका नाम है हरीश साल्वे। तो ये नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि ये आईसीजी से रिलेटेड एक करंट जीके का क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हरीश साल्वे, हरीश साल्वे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एक लास्ट पॉइंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो टोटल 15 जज होते हैं ना इसके अंदर, वो 15 जज कहाँ से लिए जाते हैं ये आप लोग ध्यान रखना। 3 जजों को अफ्रीका से उठाया जाता है, 3 जज अफ्रीका से उठाए जाते हैं। 2 जज जो है वो लैटिन अमेरिका से लिए जाते हैं, और इससे अलग 3 जो जज हैं वो एशिया से आते हैं, और 2 जो हैं वो ईस्ट यूरोप से आते हैं, ईस्ट यूरोप, ठीक। और 5 जो हैं वो वेस्ट यूरोप, 5 जो हैं वो वेस्ट यूरोप प्लस जो अदर प्लेसेस रह गए धरती पर वहां से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ताकि पूरी धरती की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसके अंदर रहे, इसीलिए इन जजों को धरती के डिफरेंट पार्ट से उठाया जाता है। तो ये था हमारा यूएनओ का तीसरा ऑर्गन। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा आपने पढ़ी, सुरक्षा परिषद आप लोगों ने पढ़ी, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम लोग इसी सीक्वेंस के अंदर आगे बढ़ेंगे जिसे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट कहा जाता है। स्टूडेंट्स अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने सबने जरूर ज्वाइन करने हैं। आप लोगों को वहां फ्री क्लासेस के वीडियो लिंक्स मिलेंगे। कल को आपके मास्टर कैडर से रिलेटेड कोई जॉब्स निकलती हैं तो उनकी जानकारी मिलेंगी। कल को पेपर आते हैं, उनके एडमिट कार्ड आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो वो एक रिलायबल सोर्स होगा आपके लिए बढ़िया से इंफॉर्मेशन को कन्वे करने वाला। ठीक है, जो मैंने नंबर आपको दिया था उस पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को उसमें ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी हम लोग हमारे 4th ऑर्गन की तरफ। चौथे ऑर्गन का नाम है सेक्रेटरीट, SECRETARIAT, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट ये क्या होता है, वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जिसमें बैठ के यूएनओ अपना सारा काम करता है, उस बिल्डिंग को सेक्रेटरीट कहा जाता है। ठीक है, वो जो बिल्डिंग सी बनी हुई है ना जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं, उसी को हम लोग सेक्रेटरीट बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेक्रेटरीट के बारे में हम लोग देख लेते हैं सारी बातें, उसके बाद उसका लास्ट पार्ट आ जाएगा हमारा, फिर ये पार्ट बी खत्म हो जाएगा यूएनओ का। कल तीसरे लेक्चर में हम लोग चाइल्ड एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे सारी। तो सेक्रेटरीट जो है ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव आर्म है यूएन की।
इसका मतलब क्या हुआ? कार्य प्रणाली। जो संयुक्त राष्ट्र संघ अपना सारा कार्य करता है, जो काम करता है ना, सारा पूरी धरती को उसने चलाना है, सारा सिस्टम देखना है, वो सारा कहां से चलता है? वो सेक्रेटरीट से चलता है। तो आप कह सकते हो कि सेक्रेटरीट क्या है? इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजेंडा को सेट करने के लिए। सेटिंग द एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो पूरी धरती को लेकर जो एजेंडा है, उस एजेंडा को सेट करने के लिए एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। या आप ये भी कह सकते हो कि यह एक प्रकार की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो सारे फैसले लेती है। और सेक्रेटरीट का जो हेड होगा, ये जो सेक्रेटरीट होता है ना, इसका हेड जो है वो यूएनओ का हेड ही होता है। मतलब यूएनओ का हेड एंटोनियो गुटेरेस ही इसका हेड है। किसका? सेक्रेटरीट का। ठीक। सेक्रेटरीट क्या करता है? ये जो बिल्डिंग है इसकी यूएनओ की, इसे सेक्रेटरीट बोलते हैं। इसका ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। किस प्रकार के ऑपरेशन? जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, वो जो काम कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना, जो काम हो चुके हैं उन सब की असेसमेंट करना, रिपोर्ट को तैयार करना। इससे अलग जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महाबैठक होती है उसको लेकर तैयारियां करना, और पीस कीपिंग ऑपरेशन को मॉनिटर करना कि पूरी धरती के ऊपर जो काम चल रहा है यूएनओ का, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है। पीस कीपिंग जो होते हैं काम, उनके हेड अपॉइंट करना। जैसे कुछ टेम्परेरी वर्क होते हैं ना, उनके हेड्स को अपॉइंट कर देना कि चलो आप अपनी देख रेख में इसको चलाओगे। और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं उनके समझौतों को मतलब जो है उनको पब्लिश करना, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में। आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती है, अंतरराष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती है, उन सबको पब्लिश करना, ये इसका सबसे मेन काम है। तो सेक्रेटरीट में 37,505 कर्मचारी काम करते हैं पूरी धरती से, और 140 देशों से ये यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 140 देशों के लोग यहां नौकरी करते हैं। 37,505 के लगभग है जो यूएनओ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सेक्रेटरीट को हम लोग काफी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स जिनके अंदर सेक्रेटरीट अपना पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करता है वर्ल्ड वाइड। जैसे इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला डिपार्टमेंट है इसका पॉलिटिक्स एंड पीस बिल्डिंग एजेंसीज। पॉलिटिक्स एंड पीस बिल्डिंग एजेंसीज। पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स एंड पीस बिल्डिंग एजेंसीज। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पीस बिल्डिंग एजेंसीज। इससे अलग डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, जो पूरी धरती पर पीस ऑपरेशन, शांति के कार्य चलाने का काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, पूरी धरती पर संचार कैसे हो, सभी देश आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करें। डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इससे अलग डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो पूरे प्रबंधन का काम इनका देखता है। और लास्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। सो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सेक्रेटरीट अपना सारा कार्य संभालता है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स को? तो ये आपका फोर्थ ऑर्गन था
यूएनओ का। अब यूएनओ का पांचवा और लास्ट जो वर्किंग ऑर्गन्स हैं उसे हम लोग यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रूप से जानते हैं। तो इसे भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। इसको करने के बाद हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग तीसरे लेक्चर के अंदर यूएनओ का नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। सो पांचवा और लास्ट ऑर्गन, अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी ज्यादा लगे आप वीडियो को रोक सकते हो, रोक के लिख सकते हो, फिर प्ले कर ला करो। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको सही ना लग रही हो तो अपनी राइट हैंड साइड सबसे टॉप पे देखो, यूट्यूब पे 3 बिंदियां बनी हुई है ना, उन तीनों बिंदियों पे क्लिक करो और रेजोल्यूशन को आप 360 480 कुछ ऐसा कर लो, पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो पांचवा और लास्ट है जी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो आपका ये एक लेक्चर 50 मिनट का लगाने के लिए कम से कम 4 घंटे मेरे को तैयारी करनी पड़ती है। ये मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से ना जाने कितनी वेबसाइट्स, कितने नोट्स, कितनी बुक्स, कहां से स्टडी करके टॉपिक तैयार होता है। इस पेज में मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पूरा लिखा, ये फिर मैंने आप लोगों को सारा नोट डाउन करवा दिया। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने सुरक्षा परिषद के बारे में सारा लिखा, इस पेज पे ये मैंने सारा आपको लिखवा दिया। तीसरे पेज पर मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा, ये मैंने सारा आपको लिखा दिया। चौथे नंबर के ऊपर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के बारे में लिखा, ये मैंने सारा आपको लिखा दिया। और पांचवें पेज के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैं आप जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो कम से कम आप अपने सर के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, व्हाट्सएप फेसबुक पे अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलो ठीक। सो नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, वो है ECOSOC। इसे इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के रूप से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का गठन सन 1945 ईस्वी के अंदर हुआ, यूएनओ के साथ ही हुआ। और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के अंदर ही है, जहां यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट अलग है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, वो है मोना जुल जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। और मोना जुल जो है ये 75वें प्रेसिडेंट है इस काउंसिल के, जिन्हें 25 जुलाई 2019 को चुना गया था। और यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो 1 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है। इस काउंसिल के जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इसके टोटल 54 देश जो हैं वो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। और ये कौन चुनता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही इनको चुना जाता है, 54 देशों को। ये सभी देश धरती के यूरोप से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, हर तरफ से इनको चुना जाता है। और इन सब की टर्म जो है वो कितने साल की है, 3 साल की इन सब की टर्म जो है वो होती है। जैसे जो है मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर ये जो देश है 54 ही होते हैं। इसमें से 14 देश जो है वो अफ्रीका के हैं, 11 देश जो हैं वो एशिया के हैं, 6 देश जो हैं वो ईस्ट यूरोप के हैं, और 10 देश जो हैं वो लैटिन अमेरिका के हैं, और 13 देश जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप के हैं। ठीक है। 13 देश जो है वो वेस्टर्न यूरोप के हैं। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट से इन सभी को इलेक्ट किया जाता है। 54 देश इसके मेंबर है, एक इसका प्रेसिडेंट है। जो मेंबर कंट्रीज है उनकी टर्म 3 साल है, बल्कि जो इसका प्रेसिडेंट है उसकी टर्म सिर्फ 1 साल है। कहां से चुने जाते हैं सबके सब, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से चुने जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है।
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पूरे धरती के ऊपर इकोनॉमिक विकास हो और पूरे धरती का सोशल विकास हो, पूरे धरती का आर्थिक विकास हो और पूरे धरती का सामाजिक विकास हो। आर्थिक विकास क्या होता है? सभी देशों की अर्थव्यवस्था जिसको जीडीपी कहा जाता है वो बढ़े, सभी देशों की पर कैपिटा इनकम जिसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है वो भी लोगों की बढ़े। इसके सिवा सभी देश एक दूसरे के साथ एक्सपोर्ट राइज करें, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े, इंडस्ट्रीज ग्रो करे, एग्रीकल्चर ग्रो करे, मतलब पैसों वाले जो इंडिकेटर हैं वो सारे बढ़ने चाहिए। और सोशल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि समाज के अंदर शिक्षा का सुधार हो, दुनिया के हर देश में लोगों की सेहत का सुधार हो, दुनिया के सभी देशों के सभी लोग बराबर होने चाहिए, धर्म जाति भाषा इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, दुनिया स्पोर्ट्स के अंदर आगे बढ़े, ये सब सामाजिक है। सो पूरी धरती का आर्थिक और सामाजिक विकास अच्छे तरीके से चलता रहे, उसकी पॉलिसियां बनाने का काम, उन्हें लागू करने का काम, उनको मॉनिटर करने का काम यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इससे अलग, हाँ जी ये लिख लिया आप लोगों ने, इससे अलग जो है स्टूडेंट 8 तरह के कमीशन, यूएनओ के 8 कमीशन और 5 उनके रीजनल कमीशन जो है इस संस्था के द्वारा देखे जाते हैं। ठीक है, 8 अंतरराष्ट्रीय कमीशन, 5 रीजनल कमीशन, ये भी अंडर देयर जुरिडिक्शन आते हैं, मतलब इन्हीं के अंडर आते हैं, जो इनका सारा काम देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हर साल एक 4 हफ्तों की एक मीटिंग होती है जिसमें सारे देश ये पार्टिसिपेट करते हैं और जनरली ये जुलाई के महीने में ही कंडक्ट की जाती है। और इसमें लास्ट पॉइंट ये लिख लेना स्टूडेंट कि यूनाइटेड नेशन ने पूरी धरती के लिए 17 गोल डिसाइड किए थे कि धरती के सारे देश इन 17 चीजों में परफेक्ट हो जो। ये मैं इसका अलग से लेक्चर लगाऊंगा, आपका अच्छे से बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन ने ये कहा था कि 17 गोल में अगर हर देश आगे निकल गया तो वो देश रहने के लायक बन जाता है, उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। तो इसकी एक बार लिख लो फुल फॉर्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। पूरी धरती अगर इन 17 में आगे निकल गई तो समझ लो कि सभी चीजें परफेक्ट होगी। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मॉनिटर करने का काम भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का टॉपिक, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। ये एक तरीके से स्टूडेंट्स आपकी पेड क्लासेस के डेमो चल रहे हैं। इन क्लासेस से आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि सावल क्लासेस के पेड ग्रुप किस तरह से चलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया, इसी प्रकार ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस के सभी सब्जेक्ट, मैथ और बाकी पटवारी की जॉब्स, बैंक एसएससी, सभी के सभी तरह के बैच जो है हमारे इसी तरह से चलते हैं। सभी टीचर्स आपको थ्योरी के अंदर पूरा सिलेबस जो है कवर अप करते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि सर फ्री क्लासेस और पेड ग्रुप में फर्क क्या है? तो पेड ग्रुप में मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं ना थ्योरी में, इस तरह से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और ओपन क्लासेस के अंदर एमसीक्यू। तो अभी कुछ दिन और मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं सिर्फ जो है ओपन क्लासेस में एमसीक्यू चलाऊंगा। तो आप लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करो ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर लेके जा सको। उम्मीद करता हूं कि पूरा मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता था वो आप लोगों को सारा समझ लगा। यूएनओ के पहले 2 लेक्चर आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू गुड लक, बाय, टेक केयर, ओके जी।